सो वी आर डिस्कसिंग हियर क्वेश्चंस इन बायोलॉजी जो IOQJS में आए हैं. पहला क्वेश्चन जो पार्ट ए में पूछा गया है दैट इज क्वेश्चन 13. न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, 12th स्टैंडर्ड जेनेटिक्स से पूछा गया है. क्वेश्चन रीड करके देखते हैं. इफ इन अ व्हीट म्यूटेंट द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम इज 1b was, मतलब 1b नाम दिया है क्रोमोसोम का, was found to be 6.7 माइक्रोमीटर इंस्टेड ऑफ 5 माइक्रोमीटर. तो कितना लेंथ इंक्रीज हुआ वो लिख लेते हैं हम पहले. लेंथ ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज्ड, माइनस कर लेंगे हम 6.7 माइनस 5, कितना आया बोलो 1.7. 1.7 आया. आगे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी एडिशनल बेस पेयर्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द म्यूटेंट क्रोमोसोम. कितने एडिशनल बेस पेयर्स ऐड हुए वो ये पूछ रहा है. हमको ये पता है कि दो एडिशनल बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लिख लेते हैं वो भी. डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम और 3.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर. यहाँ पे ये माइक्रोमीटर है, अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ 1.7 को तो क्या हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻⁻6. मुझे निकालने क्या है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स डिवाइड कर दो. कितने एडिशनल बेस पेयर्स ऐड हुए वो निकाल रहे हैं. 1.7 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 3.4 इंटू 10⁻⁻10. आंसर आ जाएगा हमारा 0.5 इंटू 10⁻4. सॉल्व तुम लोग कर ही लोगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए. Another question from biology, that is question 14. Considering following characteristics, identify the correct inheritance pattern from the given points. ये भी जेनेटिक्स का एक क्वेश्चन है, जेनेटिक डिसऑर्डर पे बेस्ड है. हमको पता है ऑटोजोम्स आर क्रोमोजोम्स अदर देन द सेक्स क्रोमोजोम्स, यानी कि अगर 23 क्रोमोजोम्स का पेयर है तो 22 क्रोमोजोम्स जो है वो ऑटोजोम्स है एंड 23rd क्रोमोजोम इज अ सेक्स क्रोमोजोम. तो इससे रिलेटेड मैंने बेसिक नॉलेज आपको दिया. अब हम पॉइंट्स पढ़ते हैं, उसके बेसिस पे हमें बताना है कि कौन सा डिसऑर्डर है ये. ठीक है, पहला देखते हैं. मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर मेल. ज्यादातर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मेल हैं तो चांसेस है वाई पे हो. एक्स वाई हमको पता है 23rd हो सकता है मेल में, मतलब होता है 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम मेल में एक्स वाई होता है. तो अभी हमको फर्स्ट पॉइंट से कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिला कि क्या होगा. Affected sons result from female parents who are either affected or who are known to be carriers because they have affected brother, fathers or maternal uncles. मतलब affected males जो हैं उनकी या तो affected mothers हैं, एन मेंशन कर दूं मैं अफेक्टेड के लिए, या फिर कैरियर मदर्स हैं. तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है. अफेक्टेड डॉटर्स आर बोर्न टू अफेक्टेड फादर्स, ईदर अफेक्टेड और कैरियर मदर्स. वही बात जो मैंने आपको अभी बताई, ऐसा फीमेल्स के लिए, यानी कि जो डॉटर्स हैं अगर वो अफेक्टेड हैं तो या तो उनके अफेक्टेड फादर्स हैं या फिर कैरियर मदर्स हैं या फिर अफेक्टेड मदर्स हैं. द सन्स ऑफ अफेक्टेड मदर्स शुड बी अफेक्टेड. ये एक डिसाइडिंग स्टेटमेंट है कि अगर मदर्स अफेक्टेड हैं तो सन्स 100% अफेक्टेड होंगे, क्योंकि सन विल टेक एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर मदर, फ्रॉम हिज मदर. मदर से एक्स क्रोमोसोम लेगा वो, ठीक है, और फादर से क्या लेगा, वाई लेगा. तो ये डेफिनेटली डिसाइडिंग स्टेटमेंट है, हमको बता रहा है कि मेल यानी कि जो सन है वो डेफिनेटली ये है, यानी कि इसकी मदर कैसी होगी, एक्स, या तो अफेक्टेड होगी या फिर कैरियर होगी, वही जो मैंने ऊपर लिखा था. अप्रोक्सीमेटली हाफ द सन्स ऑफ कैरियर मदर्स शुड बी अफेक्टेड. हाफ द सन्स, वही वाली बात
कैरियर मदर अगर है, अगर मेल चाइल्ड को वो एक्स टू द पावर एक्स की एक्स एन वाला जो क्रोमोसोम है वो दे रही है, तो डेफिनेटली वो अफेक्टेड मेल होगा। और अगर एक्स के ऊपर जिसपे जेनेटिक डिसऑर्डर वाला जीन नहीं है वो दे रही है तो वो अफेक्टेड नहीं होगा। तो 50% अफेक्टेड हो गए, 50% अनअफेक्टेड हो गए। ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। ऑटोसोमल रेसेसिव, ऑटोसोम तो है ही नहीं यहाँ पे, पूरे टाइम मेल और फीमेल और फादर मदर की बात हो रही है, तो ऑटोसोम पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं है। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। अगर ये बोला जा रहा है कि कैरियर भी है कोई पर्सन, अगर कोई पर्सन कैरियर भी हो सकता है, इसका मतलब डोमिनेंट तो नहीं है। अगर डोमिनेंट हो तो कैरियर होता ही नहीं, 100% अफेक्टेड होता है, अगर जीन है तो अफेक्टेड है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 15 सेज, यहाँ पे कुछ पिरामिड ऑफ बायोमास दे रखे हैं। यहाँ पे व्हाट इज पिरामिड ऑफ बायोमास? नाउ वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ मास एनी एनिमल इज कैरिंग, है ना, कितना मास है उसमें। ठीक है, डायरेक्टली जो मास आप फिजिक्स में पढ़ते हैं वही वाले मास की बात हो रही है, बस क्योंकि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है इसलिए बायोमास हम कह रहे हैं। ठीक है, सो इन ए मराइन इकोसिस्टम with rich diversity of fauna, so I will write here, I hope it is visible. fauna का क्या मतलब है यहाँ पे? fauna is the amount of or the plants present there. ठीक है, फ्लोरा fauna में जो फ्लोरा है those are the plants and fauna are the animals. तो ये बोल रहा है rich diversity of fauna है। Which of the following image should be correct representation of pyramid of biomass? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ fauna is animals, flora is plants, fauna is animals. Okay. पिरामिड ऑफ बायोमास अगर हम पर्टिकुलरली मराइन इकोसिस्टम की बात करें तो हमेशा इन्वर्टेड होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो। क्यों? क्योंकि हमको पता है फाइटोप्लैंक्टन्स ज्यादा अमाउंट में होंगे। ठीक है, नंबर की बात नहीं कर रही हूं मैं, नंबर में भी वैसे वो ज्यादा ही होगा। बायोमास में अगर अमाउंट कैलकुलेट करने हम जाएंगे तो बायोमास में जो फाइटोप्लैंक्टन्स है यानी कि स्मॉल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स वो ज्यादा होंगे, उससे कम 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 दूसरे एनिमल्स होंगे उसके ऊपर वाले। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। जैसे कि इसमें दिख रहा है हमको फाइटोप्लैंक्टन्स, देन जूप्लैंक्टन्स, देन स्मॉल फिशेस और स्मॉल क्रस्टेशियंस हो सकते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स हो सकते हैं, और सबसे कम लार्जर ऑर्गेनिज्म जो कि टॉप कार्निवोर्स होंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन 16 नाउ, the transpiration pull is maximum under which of the following conditions? First, we should know what transpiration pull is. Transpiration pull is required for pulling the water from the soil in the xylem tissue of plants. Plants में जो soil में से पानी को ऊपर खींचने का काम करता है, that is transpirational pull. So transpiration, what is transpiration? Transpiration is due to the loss of water in the form of vapor from the leaf surfaces. Leaf से क्योंकि बाहर पानी कम है, leaves में पानी ज्यादा है, वो ज्यादा moist है, इस वजह से water जो है water vapor के form में evaporate होता रहता है। ठीक है, इसी को transpiration कहते हैं। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या वो पूछ रहा है कि ट्रांसपिरेशनल पुल जो है वो मैक्सिमम कब होगा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। सो पहला है क्लोज्ड स्टोमेटा, लो लाइट इंटेंसिटी, ह्यूमिड एयर। क्लोज स्टोमेटा, स्टोमेटा बंद हो, ह्यूमिड एयर हो यानी कि उमस जिसे हम कहते हैं ना, पानी का अमाउंट वेपर जो है प्रेजेंट वो एयर में ज्यादा है, ह्यूमिडिटी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ह्यूमिडिटी है, बाहर पानी ऑलरेडी है, तो वाटर कैसे बाहर इवेपोरेट होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो रहा। तो वन आंसर नहीं है। ओपन स्टोमेटा, ड्राई एयर, मॉइस्ट सॉइल, ये हमको थोड़ा सा ही लग रहा है। क्यों? स्टोमेटा ओपन है, एयर ड्राई है यानी कि कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मॉइस्ट सॉइल यानी कि सॉइल में पानी है। पुल कहाँ से करना है पानी? सॉइल में से करना है। तो सॉइल में वाटर है, एयर ड्राई है यानी कि लीफ सरफेस से वाटर एयर में जाना चाहेगा। स्टोमेटा ओपन है जिससे एक्चुअली ट्रांसपिरेशन होगा। तो बी आंसर हमको करेक्ट लग रहा है, लेकिन हम बाकी दोनों ऑप्शंस भी हमेशा रीड करेंगे। ओपन स्टोमेटा, ड्राई एयर, ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल है तो पानी लेगा कहां से? पुल क्रिएट ही नहीं होगा। ओपन स्टोमेटा, हाई ह्यूमिडिटी इन एयर, मॉइस्ट सॉइल। हाई ह्यूमिडिटी में कभी भी ट्रांसपिरेशन नहीं होता। सो द आंसर हियर बिकम
बी लिखा ही है यहाँ पे। क्यों है ऐसा? क्योंकि मॉइस्ट सॉइल है, मतलब सॉइल में अमाउंट ऑफ वाटर बहुत सारा है, और एयर ड्राई है, इस वजह से वेपर इवेपोरेट होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, और स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन के लिए ओपन होने जरूरी है। ठीक है, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 17। यहाँ पे कुछ प्लांट्स के नेम्स दिए, देखो क्या क्या दिए हैं। कुरकुमा लौंगा, एजाडिरेक्टा इंडिका, बासमती राइस एंड इंडियन जिनसेंग। ये कुछ प्लांट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लौंगा इज लॉन्ग, एजाडिरेक्टा नीम है ना, बासमती राइस राइस है। तो कुछ प्लांट्स के इन्होंने नेम्स दिए हैं और पूछा है कि ये इनमें से किस कंसेप्ट का पार्ट है, या किस कंसेप्ट से आप इसको रिलेट करेंगे। आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बायो टेररिज्म, बायो मैग्निफिकेशन, बायो पायरेसी, बायो डिग्रेडेशन। अब ये क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट लगता है, ये है भी सही, क्योंकि ये 12th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आपने 12th एनसीईआरटी पढ़ी है, चैप्टर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, ये उसका क्वेश्चन है। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये याद होगा, अदरवाइज देयर आर चांसेस कि आप इस क्वेश्चन को ना कर पाए। सो मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्जाम्पल्स इन्होंने दिए हैं, ये बायोपायरेसी के एग्जाम्पल्स हैं। बायोपायरेसी का क्या मतलब है? ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ओरिजिनेटेड प्लांट्स हैं, ठीक है, और यूएस पेटेंट ऑफिस ने इनको खुद के नाम पे पेटेंट कर लिया है, जबकि ये क्या है, इंडियन ओरिजिनेशन के, इंडिया में इंडिजिनस है। ठीक है, तो पेटेंट किसको मिलना चाहिए? इंडिया को ऑब्वियसली, जो कि नहीं हुआ, इसलिए इसको बायोपायरेसी कहा जाता है। पायरेसी एक कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है जहां पे कोई चीज किसी को बिलोंग करती है, किसी के नाम पे है, उसको कोई और गलत प्रूफ करके, गलत बोल के खुद के नाम पे शो कर रहा है। सो बायोपायरेसी का एग्जाम्पल है ये, और यूएस पेटेंट ऑफिस की तरफ से ये यूएस के नाम पे पेटेंट किया जा रहा है, जबकि इंडिया में इंडिजिनस है ये। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बायोपायरेसी। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। 18th क्वेश्चन में देखो हमको कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, और फिर उसके लिए पूछा है कि आपको बताना है कैन बी यूज टू कैटेगराइज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मोस्ट प्रोबेबली इनटू। यहाँ पे कुछ हमको ग्रुप्स दिए हैं, या कुछ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दिए हैं, या सिंपली जेनेटिक्स से रिलेटेड, इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज दी है, जिनमें हमको प्लेस करना है इस ऑर्गेनिज्म को जो ऊपर के क्राइटेरिया फुलफिल करता हो। ठीक है, देखिए ऑप्शंस क्या है। पहला पॉइंट देखते हैं, पहला क्राइटेरिया देखते हैं, दैट इज स्लो इवोल्यूशनरी चेंज रिलेटिव टू सिमिलर एंटिटीज। अगर सिमिलर ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करें तो इनमें इवोल्यूशनरी चेंज स्लो है, कम है, धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रॉस सिमिलैरिटी टू एन एंसेस्ट्रल फॉसिल। कोई ऐसा एंसेस्ट्रल फॉसिल है, या कोई ऐसा फॉसिल है जो इनका एंसेस्टर माना जा सकता है, उससे इनमें ओवरऑल सिमिलैरिटी है। मतलब ग्रॉस यानी देखा जाए तो थोड़े थोड़े उनके जैसे ही क्या है, दिख रहे हैं। वेरी लो टैक्सोनॉमिक रिचनेस टुडे कंपेयर टू द पास्ट। डाइवर्सिटी बहुत कम है इनकी। फाइलोजेनेटिक इन्फरेंस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स एज प्लीजियोमॉर्फिक। फाइलोजेनेटिक इन्फरेंस का मतलब है जब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इनका ओरिजिन, या ये कहाँ से डिसेंट होके आए हैं, यानी कि इनके एंसेस्टर्स कौन थे, उनके एंसेस्टर्स कौन से। ऐसा लाइन चार्ट हम बनाते हैं जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे ये डिसेंट हुआ है, या कैसे इवॉल्व हुआ है, कौन इनके एंसेस्टर्स थे, उनके एंसेस्टर्स कौन थे। एक ट्री बनाते हैं हम, एक चार्ट बनाते हैं, उसको फाइलोजेनेटिक इन्फरेंस कहते हैं। तो फाइलोजेनेटिक इन्फरेंस में ये फाइंड आउट हुआ कि ये प्लीजियोमॉर्फिक है। प्लीजियोमॉर्फिक का यहाँ मतलब है कि इसमें एंसेस्ट्रल स्टेट है, मतलब ये पॉइंट सिमिलर टू सेकंड पॉइंट है, यानी कि एंसेस्ट्रल स्टेट का मतलब एंसेस्टर जैसा ही ये दिखाई दे रहा है, सिमिलर है, इसलिए इसको प्लीजियोमॉर्फिक बोला गया। Phylogenetic inference of genealogical divergence between other groups that diverged in the distant past. Phylogenetic inference of a genealogical divergence. वापस वही बात, genealogical divergence का मतलब है अगर मैं इनकी फैमिली हिस्ट्री या इनकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री निकालने जाऊं, ड्रॉ करूं चार्ट, एक ट्री ड्रॉ करूं, तो मुझे दिखाई देगा कि ये बहुत पहले ही डाइवर्ज हो गए हैं, मतलब बहुत पहले ही अलग हो गए हैं।
बिटवीन द अदर ग्रुप्स दैट डाइवर्ज इन द डिस्टेंट पास्ट, उनसे ये बहुत पहले ही डाइवर्ज हो गए और वैसे के वैसे ये आज भी एग्जिस्ट करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? known in the fossil records before being discovered alive, मतलब पहले इनके फॉसिल्स मिले, उसके बाद पता चला कि ये क्या थे, लिविंग थे। ठीक है, तो ये ऐसे क्या है, इनमें से हमको ऑप्शंस में से ढूंढना है। क्या ये कनेक्टिंग लिंक्स हैं, क्या ये लिविंग फॉसिल्स हैं, क्या ये एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, क्या ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज हैं? अब सीधे पकड़ो इसका पॉइंट नंबर लास्ट, नोन इन द फॉसिल रिकॉर्ड बिफोर बीइंग डिस्कवर्ड अलाइव। ये एक स्टेटमेंट है जो हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग फॉसिल्स के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन में वो करता क्या है, क्वेश्चन में हमको घुमाता है और हमारा टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता है। तो हम हमेशा ट्राई करें कि हम थोड़ा जल्दी रीड करें और जल्दी से आइडेंटिफाई करें वो कहना क्या चाह रहा है। और कई बार अगर कोई स्टेटमेंट थोड़ा समझ में नहीं भी आ रहा तो उसको स्किप करें, और भले ही बाद में ऐसा लगे कि नहीं वो इंपॉर्टेंट था तो फिर उस पर वापस जाएं। लास्ट पॉइंट के बेसिस पे हमने आंसर क्या दे दिया है, लिविंग फॉसिल्स, जो कि हमको बाकी सारे ऑप्शंस के लिए भी ट्रू लग रहा है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली एंसेस्टर के जैसा ही है, इसमें इतने डाइवर्जेंस, इतने चेंजेस, इतने वेरिएशंस नहीं आए। ठीक है, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी इज क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन में उसने ऑब्वियसली मोर देन सिंगल करेक्ट, एक से ज्यादा ऑप्शंस यहाँ करेक्ट हैं। सेक्शन बी का पार्ट है, सेक्शन 2 का जिसे हम कहते हैं, तो इनमें से मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। उसने पूछा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमने जब क्लास में प्रैक्टिस की थी तब भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार किए थे। तो ए ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है, अ रोबस्ट अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स इज इनिशिएटेड। नाउ व्हाट इज रोबस्ट? अगर आप रोबस्ट का मीनिंग समझते हैं, रोबस्ट मीन्स लार्ज, मतलब इस केस में यू कैन से कि थोड़ा ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जो कि दिखाई दिया है ना। So a robust immune response is initiated, a large immune response is initiated using weakened forms of bacterium known as live attenuated vaccines. Live attenuated vaccines क्या होते हैं? जहाँ पे हम weakened form of viruses or any other bacteria or any other causative organism, we use them and inject or put in the body of the patient of the person, जिसमें भी आपको prevent करना है किसी particular disease को, है ना। तो उससे होता क्या है, वो बोल रहा है उससे रॉबस्ट अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स आता है, मतलब एक लार्ज, एक दिखने वाला ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स आता है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट कि हाँ ऐसा होता है, ए इज करेक्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ किल्ड और केमिकली इनएक्टिवेटेड वायरस कैन ट्रिगर अ वीकर अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। अगर हम किसी बॉडी में, किसी पर्सन में किल्ड या वीकंड वायरस को केमिकली इंजेक्ट, केमिकली पुट करते हैं, जैसे कि पोलियो वैक्सीन में करते हैं, तो ये जो है एक वीक इम्यून रिस्पॉन्स देता है, लेकिन बट कैन बी स्ट्रेंथन्ड विद बूस्टर डोजेस। इसीलिए बूस्टर डोजेस दिए जाते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज दैट वीकर रिस्पॉन्स। उस वीकर रिस्पॉन्स से काम नहीं चलेगा, इसलिए ऐसे बूस्टर डोजेस दिए जाते हैं जिससे वो वैक्सीन प्रॉपरली वर्क करे और एक अच्छा अडेप्टिव रिस्पॉन्स हो, यानी कि वो जो पर्सन है उसकी बॉडी इस वायरस को पहचान जाए और इसके लिए एंटीबॉडीज बना ले। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, वायरस के लिए ऐसा किया जाता है कई वैक्सीन में। A conjugate or multivalent component always reduces immunogenicity of the vaccine. एक conjugate या multivalent component वैक्सीन के साथ दिए जाना reduce करता है immunogenicity. Wrong. It increases the immunogenicity of the vaccine. ठीक है, याद रखना है, हमें याद भी करना है साथ साथ। Inclusion of alums, cytokines or lipids always reduces the immune response to a vaccine. एलम यूज करना, साइटोकाइंस यूज करना या लिपिड्स यूज करना, इनको एडजुवेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजुवेंट्स। तो इन एडजुवेंट्स को यूज करने से इन्होंने लिखा है कि रिड्यूस होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब वैक्सीन का जो इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। रॉन्ग। एडजुवेंट्स यूज करने से हमेशा वैक्सीन का जो रिस्पॉन्स है वो और क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है। तो हमारे दो ऑप्शंस करेक्ट आ गए, ए एंड बी, राइट। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम बायोलॉजी इज क्वेश्चन नंबर 30। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं, एक बार रीड करते हैं फिर बात करेंगे।
The minimum energy required to exist, that is the energy required to perform chemical reaction even when a person is at rest, is called basal metabolic rate. इन्होंने BMR, that is basal metabolic rate को define किया है, which accounts for about 50 to 70% of the daily energy expenditure in most sedentary individuals. What is sedentary? They are stable, they are at rest, वहीं के वहीं रहते हैं. इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो बीएमआर को, बेसल मेटाबॉलिक रेट को, जो कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है एग्जिस्ट करने के लिए रेस्ट पे बिना कुछ काम किए. Some statements are made about these factors. Choose the correct statement from the following option. आपको तो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है ये सारे ऑप्शंस में से. बीएमआर से रिलेटेड इसमें इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं. पहला देखते हैं क्या है. करेक्ट पूछा है, ठीक है. थायराइड हार्मोन डिक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट. हमको पता है थायरोक्सिन जो कि थायराइड हार्मोन है, इसका काम ही मेटाबॉलिज्म है. मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी. इसका फंक्शन मेनली क्या है? टू रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी. ठीक है, तो थायरोक्सिन में कह रहा है डिक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट, कोई चांस नहीं है, रॉन्ग. ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट. ग्रोथ हार्मोन जो है मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, यस. मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो ही बॉडी ग्रो करेगी. बॉडी ग्रो क्यों कर रही है? मेटाबॉलिज्म की वजह से. सही बात है. फीवर डिक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट, जबकि फीवर क्या करता है? मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, इसलिए थका हुआ फील होता है. मैल न्यूट्रिशन डिक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट. अगर मैं यहाँ पे स्टारवेशन के बारे में लिखूं, व्हाट इज स्टारवेशन? लंबे टाइम तक भूखा रहना. ठीक है, दैट इज स्टारवेशन. तो इनिशियली स्टारवेशन initially it increases the metabolic rate. मैं यहाँ मेटाबॉलिक रेट को मेटाबॉलिक रेट लिख देती हूं. आई होप आपको समझ में आ गया है. इनिशियली तो बढ़ाता है, लेटर क्या करता है? ये कम कर देता है. किसको? मेटाबॉलिक रेट को. अब देखो क्या होगा. अब वहां पे लिखा है मैल न्यूट्रिशन. मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है डेफिशिएंसी. कोई एक पर्टिकुलर चीज बॉडी में कम होना या मल्टीपल चीजों की कमी होना, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी. तो मैल न्यूट्रिशन डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट. सीधी सी बात है, मैल न्यूट्रिशन होगा यानी कि खा पी नहीं रहा तो मेटाबॉलिज्म, बॉडी चलेगी कहाँ से? मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म इज मेड ऑफ टू टर्म्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म इज अ सिंथेसिस, कुछ नया बनना. कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकडाउन, कुछ पुराना जो बॉडी में एग्जिस्ट करता है वो टूटना. तो जब मैल न्यूट्रिशन है, उसको एम्पल अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मिल ही नहीं रहे बॉडी को, तो डेफिनेटली वो मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज ही करेगा. तो आंसर क्या हो जाएगा? मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे रॉन्ग लगाना था, ये करेक्ट है. ठीक है, फीवर डिक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट नहीं होता. मैंने बताया आपको, फीवर से मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होती है, इसलिए थकान होती है. सो ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट. आई होप ये आपको समझ में आ गया है.